हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हमें 16 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड इसके अलावा जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे एसएससी के पेपर हों, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हों जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसके लिए भी हम आज के सेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, किस करंट अफेयर से किस तरीके के एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस एग्जामिनेशन में हाई चांसेस किस करंट अफेयर से क्वेश्चंस आने के हैं। ये सारी बातें भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 16 अगस्त 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहली न्यूज़ में हमको प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी स्पीच दी थी, उस स्पीच में क्या क्या की हाइलाइट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे हाइलाइट्स को हम लोग इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बात करी थी मिशन सुदर्शन चक्र की। India will be building an air defense system by 2035, not only to shield military and civilian areas, but also to strike back in precise targeted manner. तो भारत ने अब ये निर्णय लिया है कि हम लोग अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। 2035 तक हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि ये सिर्फ आपकी मिलिट्री एरियाज को और सिविलियन एरियाज को प्रोटेक्ट करने का ही काम नहीं करेगा, बट अगर भारत के ऊपर किसी तरीके का हमला होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये प्रिसिशन तरीके से स्ट्राइक बैक भी कर सकता है, दुश्मन के ठिकानों पर भी जो है हमला कर सकता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। लेट्स से कि सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक बहुत स्ट्रैटेजिक जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन एक जगह पर लोकेटेड है। लेट्स से ये हमारा एक बहुत स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। अब अगर दुश्मन ने इसके ऊपर मिसाइल से फायर कर दिया या फिर उनका फाइटर जेट जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तक आकर इसके ऊपर आपका जो है मिसाइल लॉन्च करता है या किसी तरीके से अटैक किया जाता है, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल, चाहे एयरक्राफ्ट से फायर किया गया हो, चाहे उनके ग्राउंड सिस्टम से फायर किया गया हो, चाहे नेवी से फायर किया गया हो, कहीं से भी आपका जो फायर किया गया है उसको हवा में ही जब वो है तब वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसे काउंटर करने के लिए यहाँ से जो है एक मिसाइल फायर करेगा या और दूसरे वेपन्स वगैरह का यूज करेगा और उसको हवा में ही जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। इनफैक्ट कोशिश ये रहेगी कि उसको इस मिलिट्री इंस्टॉलेशन के आसपास भी ना आने दिया जाए, जितना दूर हो सके, या दुश्मन के क्षेत्र में जाकर उसको खत्म कर दिया जाए। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। जैसे आज की तारीख में हमारे पास में S-400 जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उसका बेसिकली यही काम है। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है इसमें भी बेसिकली मिसाइल्स और इस तरीके के दूसरे वेपन्स होते हैं जो इनकमिंग वेपन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर अंदर की तरफ में आपका कोई वेपन आ रहा है तो उस वेपन को हवा में ही खत्म कर दिया जाए, वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हम चाहें तो यहां से हम लोग भी जो है दूसरे आपका जो दुश्मन है उसके किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्ट्राइक लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको उस हिसाब से बनाना चाहें तो उस तरीके से भी कैलिब्रेट हो सकता है। तो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद में अब इतना तो तय है कि पाकिस्तान सुधरेगा तो नहीं, आने वाले वक्त में भी कन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं और अब उससे बचा नहीं जा सकता। जिस तरह से हम लोगों ने अब सिंधु जल समझौता जो है इसको फाइनली अब हमने मूड बना लिया है कि अब इसको हम लोग पालन नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान ने कसम खा ली है कि वो हमें चैन से नहीं जीने देगा तो फिर हम लोग भी उसको उसके साथ में किए गए अपने किसी भी अब जो आपके पैक्ट्स हैं उसका ऑनर हम लोग भी नहीं करने वाले हैं। तो सिंधु सिंधु जल समझौता अब क्योंकि हम नहीं मानेंगे और जैसे जैसे मॉनसून खत्म होगा, पानी की कमी होना शुरू होगी तो इश्यूज बनेंगे। एक तो ये पर्टिकुलर फ्लैश पॉइंट है। बाकी ये लोग दिल जो का डर मूवी है, डर मूवी का जो शाहरुख खान ऑब्सेस था, उस कैरेक्टर वो जो कैरेक्टर ऑब्सेस था, ये कश्मीर के लिए उस तरीके से पागलपन से भरे हुए हैं, ऑब्सेस्ड हैं। तो ये इस मुद्दे के ऊपर टेररिज्म बंद करेंगे नहीं एंड कुछ ना कुछ इश्यूज या कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट जो है वो चलते रहेंगे। तो अब हाई चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में इनके साथ में वॉर हो सकती है बड़े लेवल पर, या जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ इस तरीके के लिमिटेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ में अब होना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो इस बात को समझते हुए एयर डिफेंस सिस्टम अपना खुद का बनाना, जिससे कि हमारे मिलिट्री और सिविलियन एरियाज की ना सिर्फ हिफाजत की जा सके मगर हम लोग बाकायदा अगर हमारे ऊपर इस तरीके का कोई हमला होता है तो उसी वक्त हम लोग प्रिसीशन के साथ में टारगेट कर सकें, जहां से ऐसा हमला हुआ है उसी पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर सकें। उसके लिए इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम बनाना समय की मांग है और इसके लिए ये मिशन सुदर्शन चक्र जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज की घोषणा करी है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट था पीएम की स्पीच का। दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना।
The scheme would grant rupees 14,000 one-time grant to first-time employees in private sector and incentives to private sector to create employment. तो ये जो प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर जो है इसको पुश किया जा रहा है, क्योंकि नौकरियां अब ऑब्वियस सी बात है कम हो गई हैं, सरकारी सेक्टर में नौकरियां उतनी मिल नहीं रही, लाखों की संख्या में 200 300 अगर वैकेंसीज आती हैं तो 20 लाख 25 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। इस बात को समझते हुए लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाएं, जो गवर्नमेंट जॉब का एक ऑब्सेशन है, एक पागलपन के लेवल का ऑब्सेशन है, इससे थोड़ा सा निकलें और दूसरे वेंचर्स में भी जो है डाइव इन करें, थोड़ा सा उनको भी जो है एक्सप्लोर करें। इसके लिए इन सेक्टर्स को सपोर्ट करना भी जरूरी है, लोगों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी व्यक्ति पहली बार नौकरी करेगा तो उसको हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत में 14,000 रुपए की वन टाइम ग्रांट देंगे। एक बार जो है सरकार की तरफ से उसको 14,000 रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके के इंसेंटिव दिए जाएंगे, इस तरीके के आपके फेवर्स किए जाएंगे जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। अब जितना ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतना ज्यादा जो है लोग प्राइवेट सेक्टर में आएंगे और प्राइवेट सेक्टर में जितना ज्यादा आएंगे वो समझेंगे कि अल्टीमेटली ये जो माइंडसेट बना हुआ है हमारा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है माइंडसेट की है। आदमी सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि कुछ भी हो जाए जॉब तो जाएगी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं। मगर जब उनको दिखेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भाई पैकेज जो है वो बहुत बढ़िया है और अगर लेट से आपने एक जगह 2 साल 3 साल काम कर लिया तो आप इतना कमा लोगे कि सरकारी नौकरी में शायद आपको 10 साल में उतना मौका ना मिले। प्लस अगर लेट से फिर आपकी जॉब जाती भी है तो आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक तगड़ा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट जॉब ढूंढने तक, जब तक आपको नहीं मिल जाती तब तक आप जो है अपना आराम से काम चला सकते हो। ये सारी बातें भी जो है लोगों को समझ में आएंगी, माइंडसेट भी जो है बदलने में हेल्प मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर अब ग्रो नहीं किया तो इकोनॉमी भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद ग्रो नहीं कर सकती, तो ये सीधे सीधे आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में भी रिलेटेड है। तो ये स्कीम प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना भी जो है शुरू की जाएगी। तीसरा, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया विल लॉन्च मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाय द एंड ऑफ 2025। अब ये बहुत बड़ी घोषणा है कि भारत अपने खुद के सेमीकंडक्टर चिप्स जो है 2025 खत्म होते होते लॉन्च कर देगा। इनफैक्ट मैं ये न्यूज थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि रिसेंटली हमने अपना जो सबसे पहला इंडिजिनस मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च कर भी दिया है। जब मैं न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये चीज भी जो है हो गई है। तो मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स 2025 तक लॉन्च करने की बात की गई है। 6 सेमीकंडक्टर यूनिट्स आर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड एंड 4 न्यू यूनिट्स हैव बीन गिवन ग्रीन सिग्नल। तो सेमीकंडक्टर बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, इस तरीके की 6 फैक्ट्रीज तो भारत में लगी चुकी हैं, या एक ने या दो ने तो काम करना भी शुरू कर दिया है, बाकी आपके एडवांस स्टेजेस में है प्रोडक्शन के या कंस्ट्रक्शन के, एंड जल्दी काम करना शुरू कर देंगे। और 4 नई यूनिट जो है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है जहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है सेमीकंडक्टर आज की तारीख में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी सेक्टर में चले जाएं, सेमीकंडक्टर्स के बिना काम नहीं चलता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अपने मोबाइल फोन्स है। मोबाइल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन्स के अलावा जो DSLR कैमराज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हो गए। इसके अलावा जो नॉर्मल भी आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे टीवी हो गया, चाहे फ्रिज हो गया, चाहे आपके डिजिटल वॉच हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपकी जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें जो आपके एडवांस सिस्टम्स लगते हैं उनको स्मार्ट व्हीकल्स बनाने के लिए उसमें इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पॉइंट यह है सेमीकंडक्टर अगर जो है आज की तारीख में आपकी की पूरी इकोनॉमी का बैकबोन बन रहे हैं, और अगर आपने सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं किया तो दिक्कत होगी आगे। जो भी आपका पर्टिकुलर देश जो है सेमीकंडक्टर की फील्ड में लीड लेंगे, सेमीकंडक्टर की फील्ड में आपका बनाने की प्रोडक्शन वगैरह की फील्ड में अपने आप को एक हब बनाएंगे, उनके पास में एक एडवांटेज रहेगा। और ये एडवांटेज, जैसे चाइना आज की तारीख में दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन के बैठा हुआ है, उसी तरीके से ये एडवांटेज जो है उन पर्टिकुलर देशों को मिलेगा। तो भारत इसमें पर्टिकुलर एक लीड ले सके, भारत जो है इसमें आगे बढ़कर आ सके, एक अग्रणी स्थान हासिल कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर जो है सेमीकंडक्टर को लेकर अपना विजन दिया है और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भारत को एक अग्रणी स्थान दिलाने के लिए, एक मेजर प्लेयर बनाने के लिए वो लगे हुए हैं। और इसी बात को जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर घोषणा में हाईलाइट किया गया है। Prime Minister also talked about innovation in AI, cyber security, deep tech and operating systems for global competitiveness. साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अब पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वही डेवलप होगा। ऐसा तो है नहीं कि सेमीकंडक्टर डेवलप करके बैठ गए और बस खेल खत्म। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो आपको डेवलप करना है, जिसमें AI जो है उस पर भी काम करना है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइज होती चली जा रही है, साइबर सिक्योरिटी के भी मसले खड़े हो रहे हैं तो उस पर भी काम करना है। डीप टेक जो है इस पर भी हमको जो है काफी काम करने की जरूरत है। एंड सबसे और हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो ऐसे बनने चाहिए कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है
उसमें हम खड़े हो सकें, वहां पर जाकर हम लोग कम्पीट कर सकें। तो ये सारी चीजें भी जो है की जाएंगी। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स की घोषणा करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बताया। देन सबसे शायद इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो मिशन सुदर्शन चक्र के बाद किया था वो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए आर्थिक रूप से जो नए जो रिफॉर्म्स अब लाने हैं उसके लिए दो बड़ी मेजर टास्क फोर्सेज जो है उनको बनाया गया है। पहली जो टास्क फोर्स है वो जीएसटी में सेकंड जनरेशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई है। 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था और आज लगभग 7-8 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए। इन 7-8 सालों में देश का जो एक्सपीरियंस रहा है जीएसटी में, जो भी हमको कमियां समझ में आई हैं, जो भी चीजें समझ में आई हैं, उसके बाद में अल्टीमेटली पीएम का कहना यह है कि अब वक्त आ गया है जीएसटी का जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स किए जाए। तो उन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया है सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स। अब ये सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स करने के लिए एक मेजर टास्क फोर्स बनाया गया है और दूसरा जो टास्क फोर्स बनाया गया है वो है नेक्स्ट जनरेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए। जीएसटी के अलावा आपकी इकोनॉमी में जो भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, इकोनॉमी के वो सारे सेक्टर जिनको अब हमको और ज्यादा पुश करने की जरूरत है, वो सेक्टर जहां पर अभी आपको बदलाव या फिर एक चेंज लाना ही होगा, या ऐसे सेक्टर जो बहुत तेजी के साथ में बदल रहे हैं और वो समय के साथ में या जिस तरीके की आपकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसके साथ उनकी चेंजेस वो अकॉर्डिंगली करते चले जाएं। किसी तरीके से किसी तरीके का एक डेडलॉक ना बने, सिचुएशन जो है, सिस्टम जो है एकदम से बैठ ना जाए, स्लैक ना करें। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं उसकी भी घोषणा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है। तो ये दो टास्क फोर्स बनाई गई हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर ये लोग फोकस करने वाले। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने करी थी और यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाए। मिशन सुदर्शन चक्र के ऊपर डिफेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा आपका विकसित भारत योजना जो है प्रधानमंत्री की, इसमें सवाल पूछा जा सकता है। मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने रिसेंटली जो चिप्स लॉन्च करी हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, वो भी मैं जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उसको भी कवर करूंगा। एंड लास्टली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको तो खैर हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें डिस्कस करेंगे भी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने वाले वक्त में एक हॉट पोटैटो रहेगा, इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में हमको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस भी किया है अपने जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी है उसमें कि जीएसटी में अब सेकंड जनरेशनल रिफॉर्म्स जो हैं उनको करवाया जाएगा और इससे पूरा का पूरा जो रिजीम है इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म के बदलाव जो हैं आएंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं इनको सेकंड जनरेशनल जीएसटी का रिफॉर्म क्यों बोला जा रहा है। तो पहले वो देखते हैं फिर हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। जीएसटी का जो सिस्टम है वो लाया गया था 2017 में। इसके पहले जो व्यवस्था चलती थी उसको हम लोग बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट। ये सिस्टम खत्म किया गया, इसमें जो भी कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए सुधार के रूप में जीएसटी को लागू करवाया गया पूरे देश में। अब 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो और आज हम लोग बैठे हुए हैं 2025 में। लगभग 8 साल का वक्त जो है निकल चुका है। इन 8 सालों में जो छोटे मोटे लूप होल्स हमको समझ में आए, कहीं पे कोई समस्या अगर समझ में आई कि यार जीएसटी की रिजीम में ये दिक्कत है या ये कहीं पे एक छोटी समस्या आ रही है, ये एक इशू क्रिएट हो रहा है, तो उस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज को, छोटे छोटे लूप होल्स को तो डील किया गया। उनको हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए जो भी थोड़े बहुत बदलाव थे वो किए गए, मगर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई मेजर रिफॉर्म जो है पूरी रिजीम में नहीं किया गया। लगभग 8 साल तक हमने इस सिस्टम को इस तरीके से चलाया। अब इन 8 सालों का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे जीएसटी को चलाने का, पूरे जीएसटी का जो पूरा रिजीम भारत में लागू करवाया गया इसका, इसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अब और इससे आपके जो आम जनता के ऊपर कितना टैक्स का बोझ पड़ा, इससे लोग कितने खुश थे कितने नाखुश थे, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, सारी चीजों को समझ के फाइनली अब सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स जो है पहली बार जीएसटी का रिजीम लागू होने के बाद में करने का फैसला लिया है। एंड ये ऐसे रिफॉर्म्स रहेंगे जिनसे पूरा का पूरा जो रिजीम है उसमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर एक पाथ ब्रेकिंग किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसलिए इन रिफॉर्म्स को सेकंड जनरेशनल रिफॉर्म्स का नाम या सेकंड जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। अब इसमें किया क्या जाएगा, तो सरकार ने यह बोला है कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं इनको हम लोग रिड्यूस करेंगे। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जो है बड़ी घोषणा है कि सरकार ने यह प्रपोजल दिया है जीएसटी रिफॉर्म्स में के नाम पर कि हम लोग जीएसटी के जो आपके स्लैब्स हैं इनकी संख्या को घटाएंगे। आज की तारीख में जीएसटी के 4 स्लैब चलते हैं, 5% का, 18% का, 12% का, 28% का। तो इनका कहना यह है कि हम लोग 12% का जो स्लैब है और 28% का जो स्लैब है उसको हटाएंगे और सिर्फ 5% और 18% का जो जीएसटी का स्लैब है उसको रखेंगे। मतलब यह कि आज की तारीख में भारत में जितनी भी चीजें बिकती हैं उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है, यानी कि अगर 100 रुपए का सामान है तो वो 105 रुपए का मिलेगा, या फिर 18% जीएसटी लगता है, मतलब अगर 100 रुपए का सामान है तो 118 रुपए का मिलेगा। 12% जीएसटी का मतलब हो गया कि 112 रुपए का मिलेगा और 28% का मतलब हो गया कि 128 रुपए का मिलेगा। अब सरकार यह कह रही है कि ये जो 28% वाला स्लैब है इसको हम लोग
लोग खत्म कर रहे हैं, और ये जो 12% वाला स्लैब है इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। मतलब अब भारत में जितना भी आपका सामान मिलेगा या तो उस पर 5% टैक्स लगेगा, तो 100 का है तो 105 रुपए में बिकेगा, और अगर 18% टैक्स लगा तो 100 का है तो 118 रुपए में बिकेगा। ये 112 और 128, ये जो 12% और 28% वाला है ये स्लैब हम लोग खत्म कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ उनका कहना यह है कि कुछ ऐसे भी आपके आइटम्स रहेंगे जिसके ऊपर एक कंसेशनल रेट लगेगा 1% से कम का। जो एक्सट्रीमली महंगे आपके आइटम्स आते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए, लाखों करोड़ों के बिकते हैं, अब उस पर आप 5% 10% टैक्स लगाओगे लाखों करोड़ों की कीमत के ऊपर, तो और बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके के जो आपके आइटम्स होते हैं उसके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसे कुछ आपके आइटम्स, उनके ऊपर कंसेशनल जो टैक्स है वो 1% से कम का लगाया जाएगा। और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको जिनसे बेसिकली जैसे आपका अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गई, या इस तरीके की चीजें हो गई, उसके ऊपर 40% से ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसको सिन रेट बोला जा रहा है। इसमें सिर्फ 5-7 आइटम्स रखे गए हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, लिकर हो गया, इस तरीके की चीजें जो जिनका कंजम्पशन सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके के कुछ 5-7 आइटम्स के ऊपर 40% से ज्यादा टैक्स रहेगा। बाकी जो एक्सट्रीमली जो आपके महंगे आइटम्स हैं उनके ऊपर 1% से कम का टैक्स रखा जा रहा है, डायमंड्स वगैरह या इस तरीके की चीजों के ऊपर। एंड बाकी जो आपके जनरल यूज के आइटम है उसमें 12% और 28% का स्लैब अब खत्म है, सिर्फ 5% और 18% का जो स्लैब है उसको रखा जाएगा और इनको जो है ऑपरेट किया जाएगा। अब अगर ये होता है तो इससे फायदा यह है कि बहुत सारी चीजों के दाम एकदम से ड्रास्टिकली कम होंगे। अब सोच के देखिए, जो 28% का टैक्स जिन चीजों पे लगता था, 28% का टैक्स नहीं लगेगा तो या तो 5% का टैक्स लगेगा या 18% का टैक्स लगेगा। ईदर वे वो 28% के टैक्स पे जो सामान मिलता था वो अपने एकदम से आपको उसकी रेट में या उसकी प्राइस में मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिलेगा। सेम बात 12% वाले के लिए है कि 12% का अगर टैक्स हटता है और वो 12% वाला जो भी आइटम है अगर उसके ऊपर 5% टैक्स लगना शुरू हो जाता है तो फिर आपको मार्जिनल एकदम से जो है आपको ड्रॉप जो है काफी ज्यादा उस चीज की कीमत में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अपने को याद रखना है क्या रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। 5%, 12%, 18% और 28% के जो आपके जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, ये बोला जा रहा है कि 28% का स्लैब हम खत्म कर रहे हैं और 12% का स्लैब हम खत्म कर रहे हैं। अब से भारत में बिकने वाले सामान के ऊपर, या तो जनरल सामान की बात कर रहा हूं, 5% का टैक्स लगेगा या 18% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा 5 से 7 आइटम ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन सेहत के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, लिकर हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट हो गया, उसके ऊपर हम लोग जरूर एक सिन रेट के नाम से 40% से ज्यादा का टैक्स लगाएंगे ताकि ये महंगा रहे और लोगों के अंदर इसको खरीदने की टेंडेंसी कम हो सके। और बाकी जो कुछ आपके ऐसे आइटम्स हैं जो पहले ही बहुत महंगे हैं जिस पे ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, उसके ऊपर 1% से कम का कंसेशनल टैक्स वगैरह लगाया जाएगा। और इस तरीके से अपना नया जीएसटी रिजीम जो है ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाने की तैयारी कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है इसकी घोषणा लाल किले से 15 अगस्त की अपनी स्पीच में की है। In doing so, 99% of items in 12% slab will be moved to 5% slab and about 90% of items in 28% slab will be moved in 18% slab. मतलब ये कि अब अगर आपने 12% जिन आइटम्स के ऊपर आप टैक्स लगाते थे या फिर आप 28% जिन आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, अगर आपने 12% का स्लैब भी खत्म कर दिया और 28% का स्लैब भी खत्म कर दिया तो इन आइटम्स के ऊपर फिर कितना टैक्स लगेगा, ये सवाल भी बनता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है कि जितने भी आइटम्स हैं जिनके ऊपर 12% टैक्स लगता था उसमें से लगभग उस लिस्ट के लगभग 99% आइटम्स जो है हमको 5% के स्लैब में मूव किया जा रहा है। तो सीधे सीधे आपका 7% का जो रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो लगभग 99% आइटम्स जो हैं जो 12% के स्लैब में थे उसमें हमको एकदम से जो आपकी कीमत है, जो कॉस्ट है, उसमें ड्रॉप या फिर हमको कमी देखने को मिलेगी। सेम बात आपकी 28% वाले स्लैब के लिए की जा रही है कि 28% वाले स्लैब की लिस्ट में जितने आइटम्स थे उसमें से 90% आइटम्स जो हैं उनको मूव किया जाएगा 18% वाले स्लैब में। अब अगर 28 से 18% यानी कि सीधे सीधे 10% की अगर कमी आ गई तो पहले कोई चीज अगर 128 रुपए में बिक रही थी वो 128 की जगह 118 रुपए में बिकने लगेगी। सीधे सीधे जो 10 रुपए हैं उसमें उसका ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर भी जो है आपको बहुत कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर काफी सारे आइटम्स जो है उनकी कीमतें आपको ड्रास्टिकली नीचे जाती हुई दिखाई देंगी। अब क्या होता है ना, कई बार एक तो ये हो गया तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि हाँ जीएसटी रिफॉर्म जब एक बार लागू हो जाएगा जिसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने करी है तो प्राइसेस जो है बहुत सारी चीजों के एकदम से वो ड्रॉप होने वाले हैं। मगर कई बार सरकार क्या करती है कि इस तरह से रेट जो है किसी भी टैक्स का वो कम कर देती है मगर उसके ऊपर सेस चार्जेस लगा देती है और सेस चार्ज लगा के या सरचार्ज लगा के वो अपना जो है एडिशनल पैसा कमाती है। तो कहने के लिए वो टैक्स कम कर देते हैं बट फिर भी बहुत ज्यादा कीमतों में कमी नहीं आती। तो यहां पर इस बात की भी घोषणा की गई है कि अलग से कोई एडिशनल जो है सेस चार्ज भी जो है इन रेट्स के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि जितना आपका मैक्सिमम ड्रॉप होने वाला है प्राइसेस का उसका फायदा कंज्यूमर्स को मिल सके। प्राइम मिनिस्टर ने फिर यह भी कहा कि ये जो नेक्स्ट जनरेशनल आपके रिफॉर्म्स हैं वो इसी साल लागू हो जाएंगे आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर और ये जनता के लिए, देश की जो आपकी आवाम है उसके लिए दीपावली का
एक गिफ्ट रहेगा। एंड कॉमन आदमी जो आपका सामान्य आदमी है, क्योंकि बड़े लेवल पर जो ये 12% या 28% के जो आपके स्लैब्स हैं, इनका जो भी आइटम्स हैं, इसमें जनरली जो आपका जन सामान्य इस्तेमाल करता है उनके इस्तेमाल की चीजें जो है वो रहती हैं। अब इनके रेट एकदम से अगर कम होते हैं, 12 से 5% पे जाने पर 7% का भी छूट अगर मिलती है, और अगर 28 से 18% में आने पर 10% की भी छूट मिलती है, तो इससे जो कॉमन आदमी है उसके ऊपर टैक्स का जो बर्डन है, जो इनडायरेक्ट आपके टैक्सेस हैं, जिसके चलते उसको ज्यादा कीमत चुकाना पड़ रही है, ज्यादा कीमत आपको चुकाना पड़ती है आइटम्स वगैरह की, वो एकदम से कम हो जाएगा और ये टैक्स बर्डन जो है लोगों के ऊपर कम आएगा। इनकम जिनकी कम है उनको भी फायदा होगा, बाकी सेविंग्स आपकी बढ़ जाएंगी, और इसके और भी जो है दूसरे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये दीपावली का गिफ्ट है लोगों के लिए, और इनके ऊपर टैक्स बर्डन जो है इसके चलते कम होगा ही होगा, इसका फायदा जनता को मिलेगा। दो द रिडक्शन विल हिट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, बट द थिंकिंग इज दैट इट विल इंक्रीज कंजम्पशन, रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड विल वाइडन टैक्स नेट। अब सोच के देखिए कि सरकार किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर 12% टैक्स लगा रही है, एकदम से अब उसके ऊपर 5% का टैक्स लगाने लगी तो 7% का जो है टैक्स उसको कम मिलेगा। एंड इसी तरीके से जिस आइटम के ऊपर 28% का टैक्स लगाती थी, अब एकदम से उसके ऊपर 18% का टैक्स लगाने लगी, तो सीधे सीधे 10% जो उसकी कमाई होती थी ज्यादा वो कम हो जाएगी, 10% उसकी जो कमाई है वो कम हो गई, उसको 10% कम मिल रहा है। इसका सीधा सीधा असर जो है वो सरकार की कमाई के ऊपर या सरकार का जो रेवेन्यू है उसके ऊपर तो पड़ना ही पड़ना है, इससे तो कोई इंकार किया नहीं जा सकता कि सरकार की जो कमाई या रेवेन्यू है उसके ऊपर इसका सीधा सीधा एक हिट आएगा। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो एकदम से ड्रॉप होगा, और अगर रेवेन्यू कलेक्शन ड्रॉप होता है तो सरकार के पास में फिर पैसा कम बचेगा अपने काम करने के लिए, योजनाएं चलाने के लिए, बाकी सारी चीजें करने के लिए। तो फिर उसको क्या किस तरह से काउंटर बैलेंस किया जा रहा है, तो इस पर गवर्नमेंट का कहना यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रेवेन्यू जो है वो हिट होगा। ये एक्सपेक्टेड है कि रिफॉर्म लागू होने के बाद में एकदम से रेवेन्यू जो है शुरुआती वक्त में कम होगा, मगर क्योंकि लोगों के पास में अब लोगों को चीजें सस्ती मिलने लगेंगी, लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा, तो सरकार ये मानकर चल रही है या एक्सपेक्टेशंस है कि इसके चलते कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा का पूरा जो आपका रिफॉर्म है वो दिवाली के वक्त में लाया जा रहा है। अब दिवाली बेसिकली भारत में शॉपिंग का सीजन है, बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर खरीदारी होती है, बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट मिलता है। अब उस वक्त में आपने चीजों की रेट कम कर दी है, जीएसटी कम लग रहा है, सामान जो है सस्ता बिक रहा है, तो आप ज्यादा सामान खरीदोगे, कंजम्पशन आप जो है बढ़ा दोगे, और पहले बड़ी कीमतों के चलते जिन चीजों को खरीदने का आपने प्लान अबैंडन कर दिया था या डिले कर दिया था, हो सकता है आप उस प्लान को भी जो है टेक ऑन कर लो, और उसके चलते कंजम्पशन बढ़ेगा, और ये कंजम्पशन जो बढ़ेगा इससे जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आने वाला है, जो डेफिसिट क्रिएट होगा, जो हिट आने वाला है, अगर पूरी तरह खत्म नहीं होता है तो उसको जितना हो सके उतना ज्यादा नैरो जो है शॉर्ट टर्म में किया जा सकेगा, एंड इसकी मदद से सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा तो ओवरऑल वक्त के साथ में आपका 3, 4, 5, 6 महीनों के अंदर अंदर बेसिकली सरकार का यह मानना है कि हम लोग एटलीस्ट आपका जितना अभी तक कलेक्शन हो रहा था उस तक तो पहुंच ही जाएंगे, इनफैक्ट उसको भी जो है हम लोग सरपास कर जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि क्योंकि अब टैक्सेस कम लग रहे हैं या फिर आपको जो है उतना ज्यादा टैक्सेस देना नहीं पड़ रहा है, तो आदमी भी ईमानदारी से टैक्स भरेगा, टैक्स इवेजन की जो कोशिशें होती हैं उसको भी जो है वो भी जो है उसमें भी कमी आएगी। प्लस अब क्योंकि लोगों के पास में पैसा बच रहा है, लोग जो है उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो इनकम को 10 जगह इन्वेस्ट करेंगे, उससे इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा, एंड क्योंकि अब इनकम बढ़ेगी तो उसके चलते टैक्स नेट जो है उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली सबके ऊपर लगते हैं और सबको देना पड़ते हैं, कोई भी सामान आप खरीदो तो लोग अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है खरीदारी करेंगे। गरीब से गरीब आदमी जो चीजें छोड़ दे रहा था, नहीं खरीद रहा था कीमत के चलते, वो भी अब खरीदेगा, और टैक्स नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ेगा। साथ ही साथ पैसा बचेगा तो उसके चलते आपकी इनकम बढ़ेगी, तो जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या में आपको इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो इससे ओवरऑल सरकार के जो लॉसेस होने हैं उसमें रिडक्शन आएगा, एंड वक्त के साथ में इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते जितना अभी आपका जीएसटी से रेवेन्यू आ रहा है, आपका रेवेन्यू जो है उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उससे ज्यादा बढ़कर आपको रेवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में चल रही है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनको लॉन्च किया जा रहा है। Ministry of Finance told that Center has sent the proposal of GST rate rationalization and reforms to the group of ministers constituted by GST Council to examine the issue proposal. अब Ministry of Finance जो ये पूरा आपका GST का ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसको देखेगी, उन्होंने ये बोला है कि ये जो पूरा का पूरा रेट रैशनलाइजेशन का और रिफॉर्म्स का प्रपोजल है, इसको जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास में भेजा गया, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी में कोई रिफॉर्म होगा या नहीं होगा वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रखा है कि आप हमें देख के पूरा बताओ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ये रिफॉर्म का प्रपोजल जो है भेज दिया गया है, और वो इस प्रपोजल को स्टडी करके अप्रूव करेंगे। एक बार जब ये लोग इसको अप्रूव कर देंगे उसके बाद में ये मसला जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। जीएसटी काउंसिल फिर इसको एक बार जब अप्रूव कर देगी उसके बाद में फिर जो है इसको लागू करवाया जाएगा, और उसके बाद में रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया।
आज की तारीख में अच्छा एक बात और कि सरकार बेसिकली जीएसटी में अब कमाती है अलग अलग स्लैब से, तो कितना कमाती है और कितना फर्क पड़ जाएगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनफैक्ट मेरा मानना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में 2026 में, या किसी दूसरे एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के जीएसटी के जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं उसके ऊपर, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आज की तारीख में 28% का जो स्लैब है उससे सरकार को लगभग 11% का रेवेन्यू मिलता है। 5% 5% फ्रॉम 12% स्लैब, यानी कि 12% का जो स्लैब है उससे लगभग 5% का रेवेन्यू मिलता है। 5% का जो स्लैब है उससे लगभग 7% का रेवेन्यू मिलता है, और 18% का जो स्लैब है उससे 67% का रेवेन्यू मिलता है। तो एक्सपेक्टेड 28% का स्लैब जो है उससे 11% का रेवेन्यू है, इसको हम लोग 18% वाले स्लैब में लेकर आ रहे हैं ज्यादातर चीजों को। जो 12% का स्लैब है उसमें से 5% के आसपास ही रेवेन्यू मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू यहां पर है नहीं, इसको जो है 7% वाले स्लैब में डाला जा रहा है, इसको 5% वाले स्लैब में डाला जा रहा है। तो मैक्सिमम जो आपकी कमाई है वो अभी भी 18% वाले स्लैब में ही हो रही थी, और इसमें और आपका 28% वाले स्लैब का जो 11% रेवेन्यू है उसका भी मेजर पार्ट इसमें डाला जाएगा। तो एक तरीके से सरकार की जो बल्क रेवेन्यू है वो बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होना है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि सरकार ने सोच समझ के इस फैसले को लिया है, ऐसा नहीं है कि लोग लुभावन वायदा किया गया है। 28% का अगर आपका स्लैब है उससे सिर्फ 11% कमाई हो रही है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर सरकार 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से 11 रुपए जो है 28% वाले स्लैब से कमाए जा रहे हैं। अब ये जो 11 रुपए हैं या जिन चीजों से 11 रुपए कमाए जा रहे थे उसमें ज्यादातर चीजें आपकी 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी, और 18% वाले स्लैब में जो है सरकार अपने 100 रुपए में से 67 रुपीज कमा रही है। तो यहां पर तो बेसिकली जो है उनका रेवेन्यू बढ़ना ही बढ़ना है, यहां से उनकी जो कमाई है वो इंक्रीज ही होनी है, उसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं आएगा। 12% वाले स्लैब से सरकार अगर 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से सिर्फ 5 रुपए कमा रही है, यहां का जो मैक्सिमम सामान है वो 5% वाले स्लैब में चला जाएगा। तो यहां पर भी जो है आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल सरकार ने भी सोच समझ के फैसला लिया है, और इस तरीके से अपनी जो कमाई के आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए जीएसटी में रिफॉर्म्स करने का फैसला लिया गया है। 28% वाला स्लैब और 12% वाला स्लैब जो है, अब अगर आप इस आंकड़े को देखोगे तो समझ में आता है कि यार ये एक रैशनल चीज की गई है, ये एक दिमाग से किया गया काम है। इससे मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि जीएसटी में बहुत ज्यादा रेवेन्यू डाउनफॉल होगा। इनफैक्ट 4-6 महीनों में सरकार अपना जो भी रेवेन्यू का डाउनफॉल होने वाला है उसको बराबर करके उससे ज्यादा कमाना शुरू कर दे, तो वो भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है जीएसटी के रिफॉर्म्स के बारे में मेजर अनाउंसमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और फर्दर इसके बारे में जो खबरें आएंगी वो भी हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। बट फिलहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें जो बातें हमने डिस्कस करी हैं अच्छे से आपने प्रिपेयर करनी है, और एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और आप अगर पूछे जाते हैं तो आपसे करते बनने चाहिए। चलें, खासतौर पे ये जो रेवेन्यू का जो आपका पूरा स्लैब है इसको आपने याद करना है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में हमको बात करनी है मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। ये न्यूज़ अपकमिंग जितने भी आपके डिफेंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए काम की है, और डे 1 के जितने एग्जाम्स हैं एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, और बाकी पेपर जो एसएससी कराती है, रेलवे के एग्जामिनेशंस, पीएससी, बैंकिंग, वहाँ पे ये न्यूज़ में से चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में हमको मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये अनाउंस किया है कि इंडिया 2035 तक अपना खुद का एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बाद में ये फैसला लिया गया। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई जगह है जहां पर आपकी बहुत कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई बिल्डिंग है, कोई मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है, या कोई प्राइम मिनिस्टर का निवास हो गया, संसद की बिल्डिंग हो गई, प्रेसिडेंट का आपका हाउस हो गया, इस तरीके से कोई आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री या सिविलियन कोई बिल्डिंग है जहां पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दुश्मन के फाइटर जेट्स अगर आते हैं सर्टेन डिस्टेंस तक और वो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, या फिर उनका जो आपका लैंड टू लैंड या एयर टू लैंड अगर कोई मिसाइल सिस्टम है और उससे वो कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो मिसाइल इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की तरफ आ रही है। अब एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपने लगा के रखा हुआ है तो होगा ये कि जैसे ही इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन की तरफ में चाहे कितना ही दूर से एक 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से कोई मिसाइल लॉन्च किया गया है तो ये उसको पहले ही ट्रैक कर लेगा, और उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर ये यहां से भी एक जो मिसाइल है वो लॉन्च करेगा, और ये जो आपका इनकमिंग थ्रेट है उसको वो हवा में ही जो है मार गिराएगा, जितना दूर हो सके इस बिल्डिंग से उतना दूर वो इस थ्रेट को खत्म कर देगा। अब ये जो सिस्टम होता है इसको बोला जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जो मिसाइल अटैक्स किए थे, उनको फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। उससे अब हमको एक बात समझ में आ गई कि कल को अगर और एक वाइड लेवल पर, एक बड़े लेवल पर अगर वॉर होता है और ये हिंटरलैंड्स में या कहीं पर भी बहुत सारी अगर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। हमारे पास में अभी की जो व्यवस्था है उससे और ज्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इसकी, और ज्यादा बेहतर रहेगा अगर इस तरीके का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारा खुद का बनाया हुआ हो, ताकि उसमें वक्त के साथ में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे और मॉडिफिकेशन किया जा सके। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्जैक्टली जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम हमको चाहिए वो बनाकर हम लोग तैयार कर सकें।
इस बात को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई है कि हमारा 2035 तक हम लोग अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है बना लेंगे। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि सिर्फ हमारे ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है तो उसको रोकने में ही सक्षम नहीं रहेगा, मगर इस तरीके के जो आपके एरियाज हैं, कोई फाइटर जेट है या फिर कोई आपका दुश्मन के इलाके में कोई टेरिटरी है जहां से इस तरीके का अटैक लॉन्च किया गया है, तो उसको पिन पॉइंट लोकेट कर उस पर स्ट्रांगली आपका अटैक भी कर सकता है। यानी कि ये कि अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एक मिसाइल लॉन्च करी या 2 मिसाइल, जिससे आपका जो इनकमिंग थ्रेट है उसको तो न्यूट्रलाइज किया ही है, साथ ही साथ सिस्टम ने ये भी पढ़ लिया कि ये जो मिसाइल है या जो भी आपका हमला है वो किया कहां से किया था, और उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई फाइटर जेट है तो उसके ऊपर एक मिसाइल आपने पलट के मार दी, या फिर अगर कोई जमीन पे कोई आपका लोकेशन है तो वहां पर आपने अपनी तरफ से जो है हमला कर दिया। इस तरीके से ये रिटर्न फायर करने में, अटैक करने में भी जो है सक्षम रहेगा। तो ना सिर्फ आपकी इनकमिंग अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकेगा, मगर साथ ही साथ ये दुश्मन पे वापस हिट बैक करने में भी और स्ट्रॉन्ग हिट बैक करने में भी जो है सक्षम रहेगा। अब ये जो पूरा का पूरा मिशन है जिसकी में हम लोग अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे, इसको नाम दिया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुदर्शन चक्र इसलिए बोला गया है क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास जो है इसको लॉन्च किया गया था, एंड भगवान सुदर्शन चक्र का जो भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उस वेपन से जो है इंस्पिरेशन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मिशन सुदर्शन चक्र जो है इसको नाम दिया गया है। एंड 2035 तक जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो सिर्फ ये आपके किसी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री या फिर सिविलियन एरियाज को ही प्रोटेक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ जितने भी आपके सेंटर्स ऑफ फेथ हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट रिलीजियस मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, साइनागॉग्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करने में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि इस बार हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें भी हुई थी कि कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी जो है काउंटर किया जाए। उनकी प्लानिंग शायद ये रही होगी कि इनको काउंटर, इन पे अगर हम लोग अटैक करके इनको अगर खराब कर देते हैं तो फिर हम ये बोलेंगे, हम लोग वही छाती पीटना शुरू कर देंगे, झूठ बोलने लगेंगे, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करेंगे कि अरे इंडिया वालों ने खुद कर दिया, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये और वो। इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको मानने वाले जो है उनको फिर हम लोग भड़काएंगे और इस तरीके की कोशिशें करेंगे। तो पाकिस्तान की इस तरीके की जो घटिया सोच है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि जब ये सिस्टम बनकर तैयार होगा तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, सेंटर्स ऑफ फेथ हैं, चाहे इंपॉर्टेंट मंदिर हों, चाहे इंपॉर्टेंट आपके गुरुद्वारे हों, चाहे इंपॉर्टेंट चर्चेज हों, साइनागॉग्स हों, और इसके अलावा जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं सबको जो है प्रोटेक्शन इसकी मदद से दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनका जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके का माइंडसेट है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ने की जगह सिविलियन इलाकों को भी जो है टारगेट कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स तक को जो है निशाना बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनका भी जो है प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाएगा। इनको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनको भी जो है इस सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आज की तारीख में हमारे पास एयर डिफेंस में जो सिस्टम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे एडवांस हमारे पास रशिया की S-400 मिसाइल सिस्टम है। इसकी 3 बैटरीज हमारे पास हैं, और ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसने बहुत क्रूशियल रोल अदा किया है। जो आपका पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर जो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए थे उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया था। लगभग 15 शहरों के ऊपर इनके द्वारा हमले किए गए थे, और उन सारे हमलों को नाकाम करने में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। साथ ही साथ हमारा जो इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है उसने भी एक बहुत पाइवटल रोल अदा किया था कि पूरे आपके मिशन के वक्त में पाकिस्तान के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी बना के रखी जा सके। मतलब यह कि हम तो उनके ऊपर जहां हमला करना चाहें वहां हिट कर सकें, मगर पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर किसी तरीके का एयर अटैक ना कर सकें। उनके अगर कोई एयर अटैक आते हैं तो उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। इसका पूरा इंतजाम, इसका पूरा जो जिम्मेदारी थी वो हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने ली थी, और उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और इसकी मदद से हम लोग अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में, पाकिस्तान के ऊपर एक कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी रखने में कामयाब हुए हैं। एंड आने वाले वक्त में भी जब ये मिशन सुदर्शन चक्र के तहत में हमारा खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार होगा, तब हमारा ये जो प्रोटेक्शन लेयर्स हैं, जो सुरक्षा कवच है, और ज्यादा मजबूत होगा, और इससे हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है अपने लोगों की और अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस की रक्षा या सुरक्षा कर पाएंगे। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 17 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।